मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। ठीक है, तो आइए आइए और देखते हैं आज क्या नया क्वेश्चन और नया टॉपिक जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और आज हम लोग बताएंगे VBI क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर लगभग समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस भी हो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस मेक विल बी परफेक्ट, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं हो और अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कि क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। ठीक है, तो बताए थे विस्थापन अभिक्रिया बताए थे। ठीक है, तो देखिए जिंक को जब आयरन सल्फेट में डालिएगा तो जिंक क्या करेगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है, अपने बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। देखिए क्या जिंक सल्फेट बन जाएगा। और ये कौन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन, याद रखिएगा। विस्थापित कर दे रहा है इसको और आयरन बाहर निकल दे रहा है और ये इसके साथ बना दे रहा है जिंक सल्फेट। समझ में आया? तो देखिए जिंक आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। समझे? विस्थापन मतलब वहां से हटा दिया। समझ में आया? यहाँ से हटा के वहां कर दिया। अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? समझ में आया? बदलेगा क्या है? क्या कि अभिक्रिया करेगा। आप मारिएगा किसी को गाल पर चाटी से तो क्या होगा? वह क्या होगा? लाल हो जाएगा। लाल कैसे होगा? क्योंकि वह अभिक्रिया कर रहा है, स्किन टच में आया तो क्या होगा? वो अपना रिफ्लेक्शन दिखाया। उसी तरह ये दिखाता है। जब इसको डालिएगा इसमें तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहाँ बना देगा फेरस सल्फेट। इसीलिए इसका कलर चेंज हो जाता है। देखिए कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? फेरस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर देता है और CuSO4 से FeSO4 में परिवर्तन से कॉपर सल्फेट का नीला रंग, इसका कलर याद रखिएगा। अगर पूछ देगा तो इसको नीला रंग होता है। क्या होता है? नीला रंग। इसको बोलते हैं नीला थोथा। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि नीला थोथा क्या होता है, नीला थोथा, ठीक है, तो आप बोलिएगा क्या? कॉपर सल्फेट। क्या बोलिएगा? कॉपर सल्फेट। अब देखिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन हो जाता है। ठीक है, मलिन पड़ जाता है। लोहे का कील FeSO4 में परिवर्तन से भूरा रंग का हो जाता है। मतलब क्या होगा कि आयरन अपना रंग शो कर देगा। नीला से क्या हो जाएगा? भूरा। समझ में आया? नीला से हो जाएगा भूरा। अब चलिए इसको तो आप समझ गए होंगे, तो चलते हैं आगे। ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए सुपर स्टार वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लोहे को जंग से बचा के दो उपाय लिखे। ठीक है, कि लोहे में अगर जंग लग जाता है, ये बताएं कि लोहे में जंग कैसे लगता है। कैसे लगता है? जब वो किसी हवा के कांटेक्ट में आता है, हवा या पानी के क्या है संपर्क में है, तब क्या होता है? लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अब कहिएगा कैसे सर? क्योंकि आयरन है वो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए क्या करता है कि आयरन जल्दी से अभिक्रिया करता है और क्या करता है कि ऑक्साइड का लेयर बना देता है। मान लीजिए यहाँ लोहा है और यहाँ लेयर बना देगा ऑक्साइड का। ऑक्साइड का लेयर बना देगा चाहे हाइड्रोक्साइड का, तो क्या हो जाएगा कि इसका परत धीरे धीरे सड़ते जाएगा। सड़ते सड़ते एक दिन ये खत्म हो जाएगा। तो ये होता है आपको लोहे में जंग लगना। अब इससे भाई निजात पाना है तो क्या करना होगा? पेंट कीजिए, चाहे कोई कोटिंग कर दीजिए जिंक का, चाहे कोई अदर मतलब मेटल का कोटिंग कर दीजिए, तो क्या होगा? उससे तो आपका आयरन बच जाएगा। देखिए
क्या हो गया, भूरा हो गया, पूरा रिंच भूरा हो गया है, घाम में रखते रखते क्या हो गया, भूरा हो गया। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका उपाय देखेंगे पेंट की सहायता से। सबसे पहले इस पर पेंट कर देंगे, समझ में आया, पेंट कर दिए। फिर स्नेहक का प्रयोग करके, जैसे ग्रीस या मोबिल, में मोबिल लगाइएगा ना, मान लीजिए रिंच है, ठीक है, रिंच मान लीजिए बना दी है ऐसे, ठीक है, हमको बनाना नहीं आता है, देखिए ऐसे रिंच बना दी, इसमें मोबिल का लेयर लगा दिए चाहे ग्रीस का, तो क्या होगा, तेल का लेयर ऊपर रहेगा, तो हवा आएगा तो एक ऊपर आएगा, ना अंदर जाएगा ना अंदर नहीं जाएगा, ऊपरे रहेगा। ऊपरे रहने के कारण क्या होगा कि इसका लेयर क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहेगा तो इसमें जंग नहीं लगेगा। चलिए ये बात तो समझ गए। अब तीसरा है जस्ता का परत चढ़ा कर। अब जस्ता जो होता है, जिंक होता है, उसको जस्ता बोलते हैं, उसका परत हम लोग चढ़ा देंगे। मान लीजिए लोहा है, चारों ओर परत चढ़ा दिए, ठीक है, तो ये जिंक का लेयर हो गया। और जौन रिएक्शन करेगा ये मेटल करेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ता का परत चढ़ाते हैं। समझ में आया। चलिए अब देखिए विकृति गंधिता का अर्थ क्या है, मतलब ये गंदगी गंदगी का आ गया ना, तो समझिए कि गंध आ गया, नाक में बदबू पूरा घुस जाएगा। समझ में आया। इसीलिए इसको समझ लीजिए खाने पीने वाला पदार्थ, जैसे भोजन में मान लीजिए उपस्थित वसा तेल काफी समय के बाद वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके गंध एवं स्वाद में अप्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अप्रिय, मतलब उनमें से बदबू आने लगेगा, नाक पूरा कहेगा कि क्या दिया के दे दिया है। अब फिर क्या खाइएगा तो अजीब उसका टेस्ट लगेगा। इसीलिए ऐसा भोजन नहीं खाइए जिससे आपको बीमारी हो। और खासकर फास्ट फूड पर ध्यान नहीं दीजिए। कौ दिन का रखा हुआ मोमो खिलाएगा आपको, लगेगा एकदम फ्रेश फ्रेश, लेकिन पेट के अंदर जाके हो जाएगा ट्रेस, ठीक है, और आपका ड्रेस बन जाएगा, ठीक है, पेट का ड्रेस बन जाएगा। अब पेट पकड़ के जाइएगा डॉक्टर लेगो, कहिएगा हमारे पेटवा में लइकावा है उसको निकाल दीजिए, मतलब ये थी दर्द है। समझ में आया, मतलब पेटवा में क्या हो गया, दर्द हो गया, मोमो है, समझ में आया, मोमो है उसको निकाल दीजिए, तब दवा भी चलेगा, जांच भी चलेगा। आजकल जान रहे कितना मेडिकल कॉस्ट है, इसीलिए आप लोग हाथ मम्मी के हाथ का ही खाना खाइए। समझ में आया, चाहे बहन का चाहे अपना बीबी का, कोई भी हो, समझ में आया। चलिए लेकिन खाइए तो अच्छा खाइए। चलिए तो क्या हुआ कि ऑक्सीकृत हो गया भोजन, और उससे क्या हो गया, उसमें गंध एवं स्वाद में क्या हो गया, अंतर आ गया, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। समझ में। आप देखिए अगला देखेंगे, हाइड्रोजन आयन जल में किस रूप से विद्यमान रहते हैं। आप बताइए पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है, H2O वाटर हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या हाइड्रोजन प्लस आयन कैसे रहता है, H प्लस आयन। अब देखिए यहाँ OH माइनस आयन, तो H प्लस आयन के रूप में कैसे रहता है, तो दिखा रहे हैं आपको, अभी दिखा रहे हैं, रुक जाइए, वेट कीजिए। देखिए देखिए यहाँ आ गया आंसर आपके सामने। देखिए हाइड्रोजन आयन H प्लस, देखिए जल के अणुओं के साथ संयोग करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में क्या होता है, विद्यमान होता है। मतलब हाइड्रोजन है ये प्लस वाला, यही पानी से रिएक्ट करके अब बना दिया, क्या बना दिया, ई वाला हाइड्रोनियम आयन। और मतलब ये एगो था, दूगो के साथ जुड़ के 3 गो बना दिया, हो गया हाइड्रोनियम आयन। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर पूछ देगा तो आराम से एगो हाइड्रोजन है, दूगो ही है, 3 गो बना दीजिएगा, चार्जवा चल जाएगा ये। समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, तो देखिए अभिक्रिया दे दिया है दूगो। अब बताना है क्या कि उपचयित और अपचयित होने वाले पदार्थों का पहचान कीजिए। मतलब हम बताए थे कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो कौन अभिक्रिया होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है वो कौन अभिक्रिया होता है। तो देखिए इनमें उपचयित है और अपचयित है।
अपचयित मतलब ऑक्सीकरण होता है, अपचयित मतलब अवकरण होता है। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है कि दो गो रिएक्शन दे दिया है, ये वाला में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है और में कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है में ऑक्सीजन के साथ, यहाँ वाटर बना दे रहा है। ठीक है, और एस वाला ये सॉलिड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एस क्यों लिखा रहता है, क्योंकि सॉलिड है। एल मतलब लिक्विड है और जी मतलब गैस है। अगर जी दिया है तो गैस, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अभिक्रिया में से उपचयित तथा अपचयित, देखिए उपचयित और अपचयित बता दिया है। अब देखिए इसमें कौन उपचयित है कौन अपचयित है, तो देखिए हाई वाला जो है ना, हाई रिएक्शन सोडियम ऑक्सीजन, एक साथ करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इसमें सोडियम क्या हो रहा है, उपचयित हो जा रहा है और ऑक्सीजन अपचयित हो जा रहा है। समझ में आया। अब देखिए दूसरा में कथी है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ क्या बनाया, कॉपर सल्फेट और वाटर बना दिया, मतलब जल बना दिया। तो कॉपर अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। और ऑक्सीजन में सॉरी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ है तो ये में रहेगा, ये खाली जुड़ेगा जाके, हाई जुड़ रहा है, ये आके यहाँ जुड़ रहा है। समझ में आया, इधर जुड़ रहा है। चलिए चलिए सॉरी थोड़ा मौसम बदल गया है तो हम भी बदल गए। चलिए आइए, अब दहन किसको कहेंगे, दहन उसको कहेंगे जो जलता हो। ठीक है, जो पदार्थ जलता है उसको दहन पदार्थ कहते हैं। तो देखिए दहन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन की क्रिया होती है। तो देखिए किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर कोई जला, मान लीजिए इसको जलाएं तो ये प्रकाश भी देगा और ऊष्मा भी देगा। समझ में आया। अब देखिए, और जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। समझ में आया। हम बोले हैं ना, कोई भी चीज का जलना क्या होता है, दहन कहलाता है। और दहन पदार्थ में सबसे ज्यादा कार्बन रहता है, ये याद रखिएगा। दुनिया में 98% जितने चीज है सब कार्बन से बने होते हैं। समझ में आया। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। मतलब हमारे अंदर भी जो अभिक्रिया होती है, आप खाना खाते हैं तो देखिएगा उसमें भी ये दहन की प्रक्रिया होती है। जैसे ही आपका जो भोजन पचेगा तो आपको ऊर्जा, एक विशेष तरह का ऊर्जा मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। अब देखिए गंधक को वायु में जलाने पर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो सल्फर ही है, ऑक्सीजन ही, सल्फर डाइऑक्साइड, आय में ऊष्मा और प्रकाश दोनों बचेगा। समझ में आया। ऊष्मा मतलब हीट मतलब गर्मी, और प्रकाश मतलब लाइट मतलब अजोर। जैसे हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, अजोर हो गया, लाइन आ गया, अजोर हो गया, तो हम लोग गोर लगते हैं कि हाँ अच्छा संकेत है। चलिए तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दहन में जो पदार्थ जलते हैं उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। मतलब दहन में जाके जला तो इतने बोल दिए दहनशील पदार्थ, और नहीं जला तो अदहनशील पदार्थ। जैसे पत्थर देख लीजिए, पत्थर को जलाइएगा, जलेगा नहीं जलेगा। मिट्टी को जलाइए नहीं जलेगा, बालू को जलाइए नहीं जलेगा। तो ये क्या हो गया, अदहनशील पदार्थ जो नहीं जल सकता है। ठीक है। अब देखिए, और दहनशील पदार्थ जैसे मान लीजिए मोमबत्ती ले लिए, लकड़ी लिए, ठीक है, कोयला लिए, पेट्रोल लिए और एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि लिख दिए, बहुत सारा हो गया। ये सब हो गए क्या, दहनशील पदार्थ। और ज्वलनशील भी बोलते हैं, मतलब जलने वाला पदार्थ। ज्वलनशील मतलब जलने वाला पदार्थ, दहनशील मतलब दहक के जलने वाला पदार्थ, मतलब दहक दहक के जलेगा। समझ में आया। चलिए, जो पदार्थ नहीं जलता है, अब देखिए उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। बताए ना, यह देखिए अज्वलनशील मतलब वो नहीं जलेगा, और लगा ना, मतलब नहीं, मतलब ये सोच लीजिएगा नहीं।
जैसे सफलता होता है, सफलता मतलब आप सफल हो गए, इसमें और लगा दिए तो आप क्या हुए, असफल हो गए। असफल मतलब आप सफल नहीं हुए। उसी तरह इसमें भी क्या लगा दिया, इसमें भी तो ये नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो क्या हो जाएगा, अदहन से। चलिए अब चलेंगे दहन के लिए आवश्यक शर्तें। तो हम लोग देख लिए पहले ही देख लिए कि पहले की दहनशील पदार्थ चाहिए, ओकरा बाद ओकरा जलाने वाला चीज चाहिए, और तीसरा कथी है, ओकरा हीट चाहिए। जब तक गर्मी नहीं देंगे तो नहीं जलेगा। जब तक दूसरे को चाटी नहीं मारिएगा आपको दो चाटी नहीं लगेगा। तो इसी तरह ये भी है, ठीक है, कि जब तक आप इसको कुछ ना कुछ दीजिएगा तब तक जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। देखिए इसके लिए कौन शर्त है, तो पहले दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दहनशील पदार्थ कागज, कॉपी, पेट्रोल, पुआल, खड़ और जितना होता है वो सब देख लीजिएगा। घास, पुआल वाल ये सब होता है देहात में, तो आप लोग देख लीजिएगा। देहात में वाला तो और अच्छा से समझेगा कि हाँ देखिए दहन के लिए कथी, पुअरा ले लिए, माचिस ले लिए, वो क्या हुआ कि वो ज्वलन ताप मतलब उताप को दे देगा, अफाई देना धर लेगा। और दहन पोषक तत्व तो मतलब पुअरा और दहनशील पदार्थ हुए हो गया। तो इसमें दहनशील पदार्थ में कौन हो गया, पुअरा हो गया। और दहन पोषक तत्व ऑक्सीजन, हवा बढ़ा, जितने हवा बहेगा उतने अच्छे से जलेगा। समझे। अब चलिए ये तो समझ गए कि तीन चीज की प्राप्ति चाहिए, समझे। अब देखिए ज्वलन ताप किसे कहते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट हो जाए उसको ज्वलन ताप कहते हैं। उस ताप को क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। तो यहाँ वही कह रहा है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या हो, जलना शुरू कर दे, और उस ताप को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। समझ में आया, मतलब लगाए सलाई से जल गया। अब मान लीजिए बड़का सिल्ली ले आइएगा और सिल्ली रख दीजिएगा और सलाई से दिन भर मारते रहिए, वो जलबे नहीं करे, क्या कि उसमें और उष्मा लगेगा, और ज्यादा उष्मा लगेगा तब वो जलेगा। तो इसीलिए मूर्खता वाला काम नहीं करना चाहिए। समझ में आया। हम यहाँ माचिस मारे और चाहे कि 12 सिल्ली जला दे तो नहीं जलेगा। तो उसके लिए ज्वलनशील पदार्थ चाहिए। मान लीजिए पेट्रोल डाल दिए तो आराम से जल जाएगा। चलिए अब देखिए कोयला का ज्वलन ताप सबसे ज्यादा होता है। समझ में आया, किसका, कोयला का। अब पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। समझ में आया। अब देखिए ज्वाला किसे कहते हैं देखिए ज्वाला किसे कहते हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलते हैं। ऐसा क्षेत्र, मान लीजिए ऐसा क्षेत्र जहां गैसीय पदार्थ जलते रहते हैं, ठीक है। एक स्थान है आपको, एक जगह जहां क्या होता है कि हर समय गैस जो जलता रहता है उसमें मेथेन रहता है, ठीक है। मेथेन मतलब कोराई किया तो क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आज जलना स्टार्ट हो गया, तो वो अभी तक जलते रह रहा है, ठीक है। जब तक गैस खत्म नहीं हो जाए तब तक वो अपने आप जलते रहता है, ठीक है। तो वही होता है गैसीय पदार्थ। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और देखते हैं। देखिए आ गया ये खाना बनाने वाला औजार आ गया। देखिए खाना बनाने वाला औजार। अब क्या हुआ कि ज्वाला दो तरह से उत्पन्न हो रहा है। ज्वाला कितने तरह से, दो तरह से। पहला ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर। अब गैस में घर में मम्मी खाना बना रही है तो जाइएगा क्या कीजिएगा, ये जो बर्नाटुआ होता है ना, ये बर्नाटुआ जिसमें छेद होता है, क्या कीजिएगा इसको भर दीजिएगा माटी से, और उसके बाद क्या कीजिएगा लगाइएगा, देखिएगा एक्सपेरिमेंट करके। यहाँ देखिए ये गैस स्टोव है। यहाँ मान लीजिए अपने बर्नट है, बिना छेद के जलाइएगा तो नहीं जलेगा। देखिएगा काहे नहीं जलेगा, काहे कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है। अगर हवा नहीं दीजिएगा तो वो नहीं जलेगा। समझ में आया। काहे कि हमारा हवा नहीं दे रहा है, अपने हवा ले रहा है।
अभी बताते हैं तुमको, हम खाने नहीं बनाने देंगे। मतलब क्या हुआ कि आपका खाना नहीं बना, आपका भी मुंह लटक गया और खाना का भी मुंह लटक गया। चलिए, तो ये समझाने के लिए कि कहे हैं ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी, समझ में आया, बहुत पीटेगी। चलिए अब देखिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, अब पर्याप्त आपूर्ति कब होगा, जब इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होगा। समझ में आया, पूरा दहन होगा मतलब पूरा तरह से ऑक्सीजन मिल रहा है, और इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है, मतलब सबसे ज्यादा फ्लेम वाला है ये दिखाई देगा। ये दिख रहा है ब्लू का, ये ज्यादा रहेगा, पीआर का रहेगा तो दिक्कत कर देगा, करीखा बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, करीखा। करीखा मतलब काला काला घर में पूरा लग जाएगा ऐसे ऐसे, तो देखिएगा झोल झाल सब हो जाता है। इसीलिए क्या कीजिए कि अच्छा दहनशील पदार्थ ऐसा लीजिए, ऐसा, समझ में आया। चलिए, तो इसका रंग कैसा रहना चाहिए, नीला रहना चाहिए। कैसा, नीला। किंतु प्रकाश बहुत कम होता है, लेकिन इसका प्रकाश बहुत कम होगा, इसीलिए इसे प्रकाशहीन या अप्रदीप ज्वाला कहते हैं। मतलब इसको अप्रदीप कहते हैं, मतलब जो ज्यादा लाइट नहीं देता है उसको अप्रदीप बोले। ठीक है, ये नहीं कि लाइट नहीं देगा, थोड़ा सा देगा। समझ में आया। चलिए, जैसे किरोसिन का पूर्ण दहन होने से स्टोव में उत्पन्न ज्वाला प्रकाशहीन होता है। मतलब किरोसिन का जब पूर्ण दहन कीजिएगा स्टोव में, पहले अंडा बनाने हम लोग जाते थे अंडा खाने, तो स्टोव में मार मार के लड़का हम लोग थे, ऐसे ऐसे कर कर के स्टोव जलाता था। क्या हुआ कि हवा भरता था उसमें, समझ में आया। ऐसा था, ऐसा एगो एगो था सिलेंडर नहीं है, में एगो बड़का सा लगा हुआ था, एकरे मार मार के में हवा भर रहा। हवा भरने के कारण क्या हो रहा था कि जल्दी जलेगा, समझ में आया। अब बगल में एगो स्टोव लगैले था, स्टोव पैसा कि जले बढ़िया से, वो चल खूटा रहता था, इसे चार गो कर पैर रहता था, समझे। और उसमें स्टोव में जलाने के लिए ऐसे हुरपुच्चा मारता था, तो क्या हुआ, हवा दे रहा है तो ये जल रहा है। अब देखिएगा वो लाइट दिखाई नहीं देता था, तो वो लाइट कौन था, नील ब्लू का लाइट था। समझ में आया। तो इसीलिए देखिए स्टोव में पूरा जल जाता है, इसीलिए आपको वो अप्रदीप प्रकाश होगा। समझ में आया। अब चलिए, दूसरा है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं, मतलब आवश्यकता उसमें कम पड़े, तो देखिए इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो दहन पूरा नहीं होगा। समझ में आया। मोमबत्ती जला दिए, समझे, मोमबत्ती यहाँ जला दिए, लेकिन क्या किए, थोड़ा ही देर में ढक के बुता दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, ये बुता जाएगा। देखिए जैसे बुता गया, इधर दिख रहा है, जादू दिख रहा है। तो देखिए ऐसा ही होता है। तो चलिए, अब इसमें क्या होता है कि उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। देखिए डिबिया में लेल्टेनवा में क्या होता है, ये देखिए पीला रंग, पीला कलर का पूरा एकदम, क्या कि ये में ऑक्सीजन कम जा रहा है, छेदवा में कम ऑक्सीजन जा रहा है, तो वही से क्या हो जा रहा है कि पीला जल रहा है। समझ में आया। अब पीला जलने के कारण क्या हुआ कि करीखा ऊपर बैठ जाएगा। वही ले लमटेन हम लोग लड़का में झाड़ते रहते थे, वही में से करीखा इतना निकलता था कि हालत खराब हो जाता था। बार बार साफ करते थे, हम परेशान हो जाते थे। चलिए, तो इस ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश निकलता है, और ये प्रकाश निकलेगा तो ये दीप्त प्रकाश होगा। ठीक है, मतलब ये दिखाई देगा। समझ में आया। और इसलिए इस ज्वाला को प्रकाशमान प्रदीप कहा जाता है। मतलब प्रकाशमान मतलब प्रदीप, मतलब नहीं दिखाई देने वाला, प्रदीप मतलब दिखाई देने वाला। जैसे लैंप में किरोसिन जलाते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो ज्वाला उत्पन्न होता है ईपीआर का, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति इसमें है, इसलिए क्या दिखा रहा है, पीला कलर दिखाई दे। चलिए चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन क्षेत्र होता है प्रकाश का।
कौगो क्षेत्र होता है? तो देखिए, मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मोमबत्ती दिख रहा है यहाँ, देखिए एमे पहिलका ऊपरका वाला, दूसरका, तीसरका, ठीक है। तो पहिलका होता है जो केंद्रीय मंडल होता है। केंद्रीय मतलब है सेंटर वाला, है सेंटर वाला, ठीक है। अब देखिए इसका रंग नीला, ताप सबसे कम, मतलब नीला होगा, ताप सबसे कम होगा। और दूसरा वाला में क्या होगा? दूसरा वाला में प्रकाशमान मंडल, मतलब पीआर का दूसरा होगा। पीआर का कौन होगा? दूसरा, ठीक है। और तीसरा का कौन होगा? प्रकाशहीन मंडल, मतलब रंग सफेद, ताप सबसे गर्म, मतलब सबसे ऊपर वाला कैसन होगा? ये सफेद होगा। और सबसे गर्म ये हो जाएगा। काहे काहे गर्म हो रहा है? काहे कि ऊपर वाला लेयर है सबसे गर्म है, दाबिएगा तो जला देगा है। यही लग, थोड़ा सावधानी से आप लोग काम कीजिएगा। चलिए आप देखते हैं, आपको नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। नीला क्षेत्र में क्या नहीं होती है? दहन की क्रिया नहीं होती है। अब प्रकाशमान मंडल में अपूर्ण दहन होता है, मतलब जहां प्रकाशमान होता है वहां अपूर्ण दहन होता है। मतलब पीआरका में क्या होगा? अपूर्ण दहन, ठीक है। और उजारका में क्या होगा? पूर्ण दहन, मतलब है। चाहे बुलुका में क्या होगा? बलुका में क्या होगा? कि पूर्ण दहन होगा, मतलब प्रदीप, ठीक है। हमें कौन होगा? अप्रदीप। अप्रदीप लग गया, मतलब जलने वाला उतना प्रकाश नहीं देगा। प्रकाशहीन मंडल में पूर्ण दहन होता है। प्रकाशहीन मंडल में पूरा दहन होता है। अब देखिए, अब आ गया हम लोग सिलेंडर के पास। आजकल सिलेंडर का बहुत इशू हो रहा है, बहुत इशू हो रहा है सिलेंडर के पास। और सिलेंडर आपके घर कैसे पहुंचता है समझे? ये हम आपको शॉर्ट वीडियो में मतलब इसका क्लिप काट के आपको बता देंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है? मेथेन जो होता है ना, मेथेन, भले ही आपको ब्यूटेन, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। और ब्यूटेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और जल निकालेगा और उष्मा निकालेगा। हाँ, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। और ये सिलेंडर के आजकल क्या हो रहा है? दिक्कत हो जा रहा है। काहे कि ईरान वाला नहीं भेज रहा है। ईरान वाला कह रहा है हम नहीं भेजेंगे। और वहां से मान लीजिए 60% जहां से इंपोर्ट होता है सामान, वहां से गैस नहीं भेजा, तो इस सिलेंडर में क्या भराएगा? पानी। पानी थोड़े भराएगा। तो इसीलिए मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, ये वीडियो मोदी जी तक जाना चाहिए कि सब आम जनता को आप गैस सिलेंडर का आपूर्ति कराइए, समझे। आप सीते सर से कॉल करके बात कीजिए, समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब आपके मेहनत से कहीं जा सकता है वीडियो वहां पर। तो देखिए क्या होता है कि इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विड में रहेगा, पेट्रोल भी रहेगा और गैस भी रहेगा, ठीक है। मतलब लिक्विड ही रहेगा, पेट्रोल भी रहेगा और गैस भी रहेगा। मतलब एक खोलते ही देखिएगा तो गैस बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इसको काफी प्रेस करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब इसका टेम्परेचर डाउन करके, एकदम पूरा डाउन करके एक लिक्विड में बदल दिया जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। समझ में आया? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी। देखिए पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, ये सब रहता है। सबसे ज्यादा रहेगा ब्यूटेनवा, समझ में है? तो इसका मिश्रण होता है, सबसे ज्यादा ये रहेगा, समझ में आया? जेकर सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन है। देखिए लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है, दिख रहा है? ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन जल्दी से जल कर पर्याप्त उष्मा प्रदान करते हैं। मतलब जल्दी जलेगा, उष्मा ज्यादा देगा, ठीक है। और एनर्जी ज्यादा देगा तो जल्दी खाना पक जाएगा। लकड़ी पर कितना देर लगता है? बुझाता है
कि भोरे से साझ हो गया तो अब बनता है खाना। अब देखिए इसीलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है, इसको हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं। अब दाब बनने पर ये तीनों गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं, मतलब इसको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। समझ में आया? इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको बताना है कि ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन रहता है और उसी को हम लोग कंप्रेस करके दबा कर तब उसको बनाते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए इस गैस का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, तो जानबे करते हैं एलपीजी जो अभी संकट है, इतना लाइन में लगना पड़ रहा है, सब कोनो भीड़ में लगा है, टंकी पर कोनो बैठा है, कोनो टंकी उठाया है, कोनो टंकी में बोरा लपेट दिले है कि हम टंकी उठा के कोनो नहीं ले जाए। ठीक है, तो इतना अकाल पड़ गया। देखिए अभी जब जलेगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर से ऊष्मा आपको निकालेगा। समझ में आया? ये बात समझ जाइएगा कि गैसों जलाने से पानी निकलता है, समझ जाइए। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस लोहे के सिलेंडर में भर कर रखा जाता है। ये सिलेंडरवा में एकरा पकड़ के रखा जाता है, ये सिलेंडर दिख रहा है, इसी में दाब के एकदम छुच्छी लगा के बंद किया जाता है। इन सिलेंडर में विशेष प्रकार के बल्ब से बंद करके रखा जाता है। बल्ब ही है ना भाई, यही बल्ब बेटा दिखाई दे रहा है उजार का इसे एकरा ढक के रखा जाता है। समझ में आए? अब बल्ब खोलने पर दाब कम हो जाने के कारण द्रव वाष्पित होकर गैस के रूप में बदल जाता है। मतलब ये में जो लिक्विड हम भरे तो यहाँ छोचिया खोले तो क्या होगा कि गैस में बदल जाता है। इतना एक तनको प्रेशर रिलीज कीजिएगा तो गैस में बदल जाएगा। समझ में आया? और एक जलाने से क्या होता है, नीला लौ के साथ जलती है। क्या जलती है? नीला लौ। अब दिखा दे रहे नीला लौ कहाँ था, नीला लौ ऊपर था, ऐसने है दिख रहा है, ऐसने जलेगा, ऐसने नीला लौ निकालेगा, ये नीला लौ दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नीचे, तो नीचे देखते हैं। हाँ चलिए अब आते हैं नीचे। ठीक है, नीचे कथी कह रहा है कि गैस में बदल जाता है और इसे जलाने पर क्या होता है, नीले लौ के साथ जलता है। 1 ग्राम एलपीजी गैस 50 किलो जूल ऊष्मा उपलब्ध कराता है। मतलब 1 केजी भरवाइएगा गैस तो उसमें 50 किलो जूल क्या बताएगा आपको, ऊष्मा देगा। इतना अमाउंट में ऊष्मा देगा। समझ में आया? अब देखिए गैस का कहीं से रिसाव होने पर तुरंत पता चल जाए, इसके लिए इसमें गंधयुक्त एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। अब गैस जब महकता है ना दूसरे तो वो में ही नहीं समझिएगा कि हई महक रहा है ना, इसमें हई मिलाया गया है, सल्फर वाला चीज मिलाया गया है। सल्फर वाला चीज बहुत गमकता है, महकता है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आया? तो कोई भी चीज देखिएगा, शैम्पू, साबुन, सरफ, जो भी चीज है उसमें देखिएगा सल्फर मिलाया है, यही से उनमें गमक ज्यादा आता है। समझ में आया? तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखेंगे हम लोग, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और क्या क्या चीज हमको पढ़ना है। उससे पहले आपको एक मोटिवेशन दे रहा है। ठीक है, चलिए।